स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही है? आज हम ठीक उसी लड़ाई की बात करने वाले हैं जो हमारे मन के अंदर चलती है। तो चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे दिमाग में जो भी ख्याल आते हैं उनमें से 65% नेगेटिव होते हैं। जी हाँ, 65%। मतलब दिन का ज़्यादातर वक्त हम खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन बने रहते हैं। ये आंकड़ा सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर एक ऐसी लड़ाई जीती कैसे जाए जो हमारे अपने ही दिमाग में लड़ी जा रही हो। आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी लड़ाई को जीतने से पहले दुश्मन को समझना बहुत जरूरी होता है। और इस केस में दुश्मन हमारे अंदर ही कहीं छिपा बैठा है। ये हमारे ही सोचने के नेगेटिव तरीके, हमारी बुरी आदतें और खुद के बारे में वो गलत धारणाएं हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और ये दुश्मन हम सबके लिए काफी जाने पहचाने हैं, जैसे कि टालमटोल जो हमेशा कहता है अरे आज नहीं कल करेंगे, या फिर परफेक्शनिज्म जो हमें कोई काम शुरू ही नहीं करने देता क्योंकि हमें डर लगता है कि वो परफेक्ट नहीं होगा, और आत्मसंदेह जो हर कदम पर हमारी काबिलियत पर सवाल खड़ा करता है। ये सब हमारे अंदर के वो दुश्मन हैं जो हमें हमारा बेस्ट बनने से रोकते हैं। और सुनिए, ये लड़ाई सिर्फ दिमाग में नहीं चल रही है, इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन छोड़ती है। अब थोड़ा बहुत तो ठीक है, पर लगातार स्ट्रेस की वजह से जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है और डायबिटीज और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकता है। तो ये लड़ाई सिर्फ दिमाग की नहीं बल्कि शरीर की भी है। लेखक डेरियस फोरॉक्स कहते हैं, डर दुनिया में किसी भी और चीज से ज्यादा लोगों को हराता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने की है। डर एक चॉइस है। ये एक ऐसी भावना है जिसे हम कंट्रोल करना चुन सकते हैं, और ये जानना ही इसे हराने की तरफ पहला कदम है। ठीक है, तो दुश्मन की पहचान तो हो गई। अब वक्त है जवाबी हमले का। इस सेक्शन में हम उन तरीकों और रणनीतियों पर बात करेंगे जिनका इस्तेमाल करके हम अपने अंदर के योद्धा को जगा सकते हैं और इन लड़ाइयों को जीत सकते हैं। डेरियस फोरॉक्स का ये 7 स्टेप का फ्रेमवर्क हमें एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है। इसकी शुरुआत होती है अपने दुश्मनों को पहचानने से, फिर ये सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन जैसी अंदरूनी ताकतें बनाने पर जोर देता है। इसका मतलब हर लड़ाई लड़ना नहीं है, बल्कि समझदारी से ये चुनना है कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और फिर सही हथियारों का इस्तेमाल करना है। चलिए इन उपकरणों में से एक को थोड़ा गहराई से देखते हैं। विजुअलाइजेशन। ये एक जबरदस्त पावरफुल टेक्निक है। पता है, हमारा दिमाग असलियत और किसी सोची हुई चीज में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। मतलब जब हम कामयाबी की कल्पना करते हैं तो हम सच में अपने दिमाग को कामयाबी के लिए तैयार कर रहे होते हैं। विजुअलाइजेशन के अलावा भी हमारे तर्कश में कई और तीर हैं। मेडिटेशन मन को शांत करने में मदद करता है। जर्नलिंग से अपने विचारों और भावनाओं को समझने में आसानी होती है। पॉजिटिव एफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथन नेगेटिव सोच को बदलने में मदद करते हैं। और हाँ, कभी-कभी सबसे मजबूत कदम होता है किसी प्रोफेशनल की मदद लेना। और इन सब टूल्स की जरूरत क्यों है, इसके लिए ये फैक्ट सुनिए। MIT के रिसर्चर्स ने पाया कि दिमाग से एक नेगेटिव बात को मिटाने के लिए 17 पॉजिटिव बातें लगती हैं। सोचिए, ये दिखाता है कि ये लड़ाई कितनी मुश्किल हो सकती है और हमें लगातार असरदार टूल्स की जरूरत क्यों है। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये कोई एक रात की जीत नहीं है। ये छोटी छोटी लगातार मिलने वाली जीत के बारे में है। हर बार जब आप एक नेगेटिव विचार को चुनौती देते हैं, हर बार जब आप टालमटोल करने के बजाय एक्शन लेते हैं, तो ये एक छोटी सी जीत होती है। और इन्हीं छोटी जीतों का जश्न मनाकर बड़ी सफलता की नींव रखी जाती है। अच्छा, तो अब तक हमने सेल्फ हेल्प की एक सीधी साधी कहानी देखी है। टूल सीखो, लड़ाई जीतो, सिंपल। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या होता है जब मन की शांति के लिए बनाए गए इन तरीकों का इस्तेमाल पैसा और शोहरत पाने की बेरहम दौड़ में किया जाने लगे? अब हम चलते हैं एक रेडिट डिस्कशन की तरफ, जो स्टोइसिज्म के मॉडर्न इंटरप्रिटेशन पर है। स्टोइसिज्म एक बहुत पुरानी फिलॉसफी है जो सेल्फ कंट्रोल और लॉजिक पर जोर देती है। लेकिन ये डिस्कशन एक ऐसी दुविधा को सामने लाता है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम खुद को बेहतर बना रहे हैं या सिर्फ मतलबी हो रहे हैं। सब कुछ एक रेडिट पोस्ट से शुरू हुआ। एक यूजर कैलोरियल ने स्टोइसिज्म पर एक बहुत पॉपुलर किताब द ऑब्स्टिकल इज द वे पढ़नी शुरू की। उन्हें लगा था कि ये किताब मन को साधने के बारे में होगी,
लेकिन वो जो पढ़ रहे थे उससे वो काफ़ी कंफ्यूज्ड और परेशान हो गए। ये उस यूज़र का सीधा सीधा कमेंट था। उन्हें ऐसा लगा कि ये किताब स्टोइसिज्म के सिद्धांतों का इस्तेमाल एक ऐसी सोच को बढ़ावा देने के लिए कर रही है जो अच्छाई पर नहीं बल्कि सिर्फ अपने फ़ायदे पर टिकी है। ये एक बहुत बड़ा आरोप था और इसने एक ज़बरदस्त बहस छेड़ दी। इस पूरी बहस का सेंटर पॉइंट आकर रुकता है कुछ मॉडर्न सेल्फ हेल्प किताबों में दिखाए गए विवादित रोल मॉडल्स पर। सवाल ये है कि क्या हमें सच में ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए जिनके काम करने के तरीके अक्सर बेरहम और स्वार्थी बताए जाते हैं। रेडिट थ्रेड में खास तौर पर इन दो लोगों का जिक्र हुआ। स्टीव जॉब्स, जो अपने कर्मचारियों पर नामुमकिन डेडलाइन पूरी करने के लिए चिल्लाते थे, और जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने तेल इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया था और जिन्हें एक यूजर ने साइकोपैथ तक कह दिया। किताब में उन्हें स्टोइक हीरो की तरह पेश किया गया था, जिससे कई पढ़ने वाले असहज हो गए। तो यहाँ हम इस दुविधा को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है असली स्टोइसिज्म के सिद्धांत, अच्छाई, दूसरों की मदद करना, विनम्रता, और दूसरी तरफ है रेडिट पर हुई एयरपोर्ट स्टोइसिज्म की आलोचना, जो सिर्फ कामयाबी, अपने फायदे और यहाँ तक कि बेरहमी पर भी फोकस करती है। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं जो एक ही नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। रेडिट के एक यूजर ने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया। उन्होंने इसकी तुलना प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल से की। ये वो सोच है कि अगर आप पूरा यकीन करेंगे तो आपको दौलत मिलेगी। उनका कहना था कि मॉडर्न स्टोइसिज्म अक्सर यही वादा करता है, इन तरीकों का इस्तेमाल करो और तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन ये स्टोइसिज्म का असली मकसद कभी था ही नहीं। तो हमारे पास पावरफुल टूल्स भी हैं और उनके गलत इस्तेमाल की एक बड़ी चेतावनी भी। तो इस उलझन से कैसे निकलें? इसका जवाब है अपना खुद का एक दर्शन बनाकर, एक कंपास बनाकर। और इसका सबसे अच्छा जवाब भी उसी रेडिट थ्रेड से मिलता है। एक यूजर ने सलाह दी, जो काम का है उसे ले लो और बाकी को छोड़ दो। यही असली चाबी है। किसी भी फिलॉसफी या सेल्फ हेल्प किताब को आंख बंद करके फॉलो ना करें, एक क्रिटिकल थिंकर बने। तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए एक फाइनल एक्शन लेने लायक लिस्ट देखते हैं। जर्नलिंग और विजुअलाइजेशन जैसे प्रैक्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करें, ये वाकई काम करते हैं। लेकिन किताबों में बताए गए रोल मॉडल्स पर हमेशा सवाल उठाएं। क्या वो उन वैल्यूज को दिखाते हैं जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं? हमेशा अपने क्यों को याद रखें और आखिर में अपने हर काम को असली अच्छाइयों पर आधारित करें। ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद, यही सेल्फ हेल्प और फिलॉसफी का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। दिन के आखिर में सिर्फ सलाह सुनना काफी नहीं होता। एक बेहतर जिंदगी की लड़ाई बहुत पर्सनल होती है। ये लड़ाई सिर्फ आपकी है। तो अब सवाल ये है, आज कौन से एक अंदरूनी दुश्मन का सामना करने का फैसला लिया जाए? टालमटोल, डर या आत्मसंदेह? कोई एक चुनिए और उसे हराने के लिए आज ही पहला कदम उठाइए। अगर इस विश्लेषण ने आपको सोचने पर मजबूर किया या आपको कोई नया नजरिया दिया, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।